गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इस चैप्टर में हमने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया था। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की टॉपिक भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेहरूज रोल और डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप। तो बेटा हमने पढ़ा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी 1946 से जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तब से लेकर 1964 तक इंडिया के पीएम रहे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। तो इंडिया के पीएम और फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करने में इनका बहुत ही अहम रोल रहा। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नेहरू जी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि हार्ड अर्न सोवरेनिटी थी, उसे दाव पे नहीं लगाना है। इंडिया की इंटरनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाए रखना है और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। उस समय हमारे बहुत से नेता जैसे डॉक्टर अम्बेडकर और जो भारतीय जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, स्वतंत्र पार्टी के लीडर डिमांड कर रहे थे कि इंडिया को यूएस ब्लॉक ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यूएस जो है प्रो डेमोक्रेसी का सपोर्टर है और इसके साथ साथ इंडिया को जो एड या सहायता की ज़रूरत है वो भी अमेरिका से मिल सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर चाहते थे कि हम यूएसएसआर का ब्लॉक कर ज्वाइन करें। ऐसे में नेहरू जी ने दोनों ब्लॉक से दूरी बनाए रखी और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की शुरुआत करी। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रियों ने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन किया और बहुत सी कंट्रियों ने अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में वो कंट्री, एशिया और अफ्रीका के वो कंट्री जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनके लिए प्रॉब्लम थी कि वो या तो ये ब्लॉक में जाएं या फिर अलग रहें। इन ब्लॉक में जाने का मतलब अपनी सोवरेनिटी को दांव पे लगाना था और वो कंट्री जो काफ़ी लंबे समय के गुलामी के बाद या कॉलोनी के बाद आज़ाद हुई थी, वो अपनी सोवरेनिटी को दोबारा से दांव पे नहीं लगाना चाहते थे। ऐसे में जो ऊपर आपको देखो ये लीडर्स जो दिखाए जा रहे हैं, ये 5 लीडर्स, ठीक है, ये 5 लीडर्स जो हैं ये नेहरू जी है, क्वामे नक्रूमा फ्रॉम घाना, नासिर फ्रॉम इजिप्ट, सुकर्णो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टीटो फ्रॉम युगोस्लाविया। तो इन 5 लीडर जो हैं ये युगोस्लाविया में जो बाडुंग है और बाडुंग कॉन्फ्रेंस में मिले और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव रखी। इसी को हमें पढ़ना है, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing the Cold War tensions and by contributing human resources to the UN peacekeeping operation. तो इंडिया ने जब भी कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना के कोल्ड वॉर की टेंशन को कम करने में अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसके साथ यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस थे, स्वतंत्र यूनाइटेड नेशन के जो शांति स्थापना के जो प्रयास थे, उसमें भी जितना हो सके उतना सहयोग किया। You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. India wanted to keep away from the military alliance led by US and Soviet Union against each other. As you have read in the book in Contemporary World Politics, during the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. India advocated non-alignment as an ideal foreign policy approach. This was a difficult balancing act, and sometimes the balance did not appear perfect. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against the neo-colonial invasion. But in the same year, when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation
Despite such situation, by and large, India did take independent stance on various international issue and could get aid and assistance from member of the both bloc. तो बेटा ये तो हम जानते हैं कि इंडिया ने नाटो नहीं ज्वाइन किया, और नाटो के अलावा सीटो सेंटो जो यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे अमेरिका ने, जो उस टाइम के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको नहीं ज्वाइन किया। इसी तरह सोवियत यूनियन ने जो वार्सो पैक्ट बनाया था उसको भी नहीं ज्वाइन किया। इन दोनों को नहीं ज्वाइन किया, इन दोनों से दूरी बनाए रखा और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी। तो क्या हमेशा क्या इन दोनों ब्लॉक के बीच में इंडिया ने हमेशा बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की? वैसे तो इन दोनों से हमेशा ही दूर रहे, पर कभी कभी बैलेंस बनाना मुश्किल भी हो गया। जैसे स्वेज कैनल, इजिप्ट में जो स्वेज कैनल है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, जब स्वेज कैनल का इशू आया था तब इजिप्ट पर ब्रिटेन ने अटैक किया। उस अटैक का भारत ने पुरजोर विरोध किया। 1956 में स्वेज कैनल के इशू को लेकर जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पर आक्रमण किया, 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर आक्रमण किया स्वेज कैनल के इशू को लेकर। इस आक्रमण का भारत ने पुरजोर विरोध किया। और वहीं जब यूएसएसआर ने हंगरी पर इन्वेड किया तो भारत ने उतना विरोध नहीं जताया, क्योंकि इंडिया ने भले ही दोनों कैंप में से किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं किया हो, फिर भी इंडिया का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। यहाँ पर बैलेंस नहीं बनाया। इन इश्यू को छोड़कर अगर बाकी इश्यूज को देखें तो इंडिया ने दोनों कैंप से दूरी बनाए रखी, बैलेंस बनाए रखा। तो दोनों कैंप से दूरी भी बनाए रखी है, दोनों कैंप से के दोस्त भी रहे, और दोनों कैंप से एड भी, सहायता भी नहीं मिलती रही। और हमने कोल्ड वार की टेंशन को दूर करने में इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया। कोल्ड वार के ब्लॉक से दूरी भी रखी, तो उनके नज़दीक भी रहे। कहने का मतलब दुश्मन नहीं बनाया, पर दूरी बनाए रखी। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. जिस समय इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर रहा था और बहुत से जो डेवलपिंग कंट्री थे उन्हें नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहा था, उसी टाइम पाकिस्तान ने यूएस जो मिलिट्री अलायंस है उसे ज्वाइन कर लिया था। द यूएस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जिस अमेरिका यूएस को इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यूएस खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था। देयरफॉर देयर वाज अ कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950s। तो जिस समय कोल्ड वार चल रहा था, जिस समय तक कोल्ड वार चलता रहा, इंडिया और यूएस का रिलेशन ठीक नहीं रहा। कारण इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद भी इंडिया का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। इसी वजह से जो है इंडो यूएस रिलेशन कोल्ड वार के टाइम में सही नहीं रहा। द यूएस ऑल्सो रिसेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। We have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. This policy emphasized important substitutions. The emphasis on developing a resources base also meant that export-oriented growth was limited. This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. तो बच्चे हमने प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ा था। इंडिया ने जब तक इंडिया की इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती तब तक फॉरेन ट्रेड ज़्यादा नहीं किया। बाहर से जितने में इंपोर्ट होता था उसमें काफ़ी हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, काफ़ी बैरियर्स लगा रखे थे, काफ़ी हैवी टैक्सेस लगा रखे थे, जिसकी वजह से फॉरेन गुड्स इंडिया के मार्केट में नहीं बेचे जा सकते थे। मतलब बहुत ही महंगे दाम में बेचे जा सकता था। वो इसलिए किया गया था ताकि हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्री हैं वो डेवलप हो सकें ठीक से। तो 1991 तक हमारा इकोनॉमिक इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से कम ही रहा। वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया। दिस पॉलिसी एम्फसाइज्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। इसलिए जो प्लान था, जो प्लानिंग हमारी थी, हम चाहते थे कि इंपोर्ट कम से कम हो और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा, देश में प्रोडक्शन बढ़ जाए। द एम्फसाइज
on developing a resource base also meant that export-oriented growth was limited. This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. Afro-Asian unity, yet given its size, location, and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contact between India and other newly independent states in Asia and Africa. Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity. Under his leadership, India convened the Asian Relations Conference in March 1947. 5 months ahead of attaining its independence, India made earnest effort for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1945 to support its freedom struggle. India was staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. The Afro-Asian Conference held in Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nation. The Bandung Conference later led to the establishment of the NAM. The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. Nehru was co-founder of the NAM. तो बेटा अफ्रो एशिया यूनिटी, अफ्रीका और एशिया के कंट्री जो कोलोनियलिज्म से अभी आज़ाद हुए हैं, उनके बीच में यूनिटी स्टैब्लिश करने में नेहरू जी का इम्पोर्टेंट रोल रहा। उन्होंने हमेशा चाहा कि डेवलपिंग कंट्रीज जो कॉलोनी से आज़ाद हुए हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें और आगे डेवलपमेंट करें। इंडोनेशिया जो एक डच उपनिवेश था, डच की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया को फ्रीडम दिलाने में हमने काफ़ी सपोर्ट किया। उसी तरह से साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट भी हमने हमेशा आवाज़ उठाई। 1955 में अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, अफ्रीका और एशिया की कंट्रियों के बीच कम्युनिकेशन हेल्प बढ़ाने के लिए बाडूंग कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये बाडूंग कॉन्फ्रेंस ही एक तरह से नैम के जन्म की नींव है। नैम की स्थापना की नींव पड़ी बाडूंग कॉन्फ्रेंस में ही। और नैम का जो फर्स्ट समिट हुआ था वो बेल्ग्रेड में हुआ था 1961 में, और उसके जो फाउंडर मेंबर थे वो 5 मेंबर्स उसके फाउंडर मेंबर हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नेहरू with Kwame Nkrumah from Ghana, Nasir from Egypt, Sukarno from Indonesia, Tito from Yugoslavia at the Afro-Asian Conference in Bandung 1955। तो ये पिक जो आप देख रहे हैं ये बाडूंग कॉन्फ्रेंस की 1955 में, और ये बाडूंग कॉन्फ्रेंस एक तरह से नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव साबित हुई। तो बेटा कल हम पढ़ेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। आज हमने यही पढ़ा कि नेहरू की लीडरशिप में अफ्रीका और एशिया की कंट्रियों के बीच में जो है कोऑपरेशन बढ़ाने का काम हुआ। थैंक यू बेटा।